नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हजारों साल से प्राकृतिक सरसों हमारे भरोसे का साथी रहा है। प्राकृतिक सरसों इसलिए कहा क्योंकि अब एक नया सरसों आ सकता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड कहते हैं। हिंदी में जीएम सरसों कह सकते हैं, जनरल मैनेजर नहीं। भारत में इससे पहले बीटी बैगन लाने का प्रयास हुआ मगर 2010 में रोक लग गया। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई चल रही है। जीएम फूड को लेकर मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जीईएसी ने पर्यावरण मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीएम मस्टर्ड की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी जा सकती है, सुरक्षित है। पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर जीएम फूड को लेकर सवाल जवाब छापे गए हैं जिसे अंग्रेजी में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहते हैं, FAQ। इसमें कहा गया है कि अलग अलग जीएम अलग अलग जीन से बनाए जाते हैं, इसलिए हर जीएम फूड का परीक्षण का नतीजा एक दूसरे से अलग हो सकता है। संभव नहीं है कि सारे जीएम फूड के बारे में एक तरह का जवाब दे दिया जाए कि ये सुरक्षित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जीएम फूड उपलब्ध है और इससे स्वास्थ्य को कोई खास खतरा नहीं है। जिन देशों में अनुमति है वहां इस्तेमाल करने वाले लोगों में किसी प्रकार की खराबी के कोई संकेत नहीं मिले हैं। ये सब जवाब है जो मैं पढ़ रहा हूं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, मोटा मोटी ये समझिए कि इसमें 2 किस्मों के जीन को मिलाकर एक ऐसा बीज बनाया गया है जिसे कीड़े बर्बाद ना कर सकें, किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर कहा गया है कि जीएम फूड खाने से मानव शरीर या जानवर शरीर में ट्रांसजीन के प्रवेश के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। जीएम फूड का बढ़ा हुआ प्रोटीन शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जीएम मस्टर्ड सरसों के बीज पारंपरिक सरसों के बीज की तरह ही सुरक्षित है। जीएम मस्टर्ड से बना तेल, दवा, औषधि वैसे ही सुरक्षित है जैसे पारंपरिक सरसों से बना तेल या दवा, बल्कि स्वाद से लेकर औषधीय गुणों तक में कोई अंतर नहीं होता। जीएम मस्टर्ड सरसों की पारंपरिक वैरायटी वरुणा और RL 1359 के जैसा ही पोषक होता है। जिस तरह से मंत्रालय की वेबसाइट पर सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं उससे यही लगता है कि जीएम फूड से सुरक्षित और सर्वगुण संपन्न खाद्य पदार्थ दुनिया में दूसरा नहीं है। मंत्रालय की साइट पर हर सवाल मामूली लगते हैं। गाय भैंस जीएम सरसों की खली खा ले, दूध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मधुमक्खियां जीएम सरसों के फूलों के रस चूस ले, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जीएम मस्टर्ड DMH1 DMH11 का हाइब्रिड रूप है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स ने विकसित किया है। इससे भारत सरकार की संस्थाओं ने ही आर्थिक सहयोग दिया है। दावा है कि जीएम सरसों से 30-35% तक उत्पादकता बढ़ जाएगी। सरसों तेल का आयात कम हो जाएगा। आलोचक कहते हैं कि जीएम मस्टर्ड की उत्पादकता का परीक्षण सरसों की जिस वैरायटी के तुलना में किया गया है वो सही नहीं है। RH 749 किस्म से 1 हेक्टेयर में आप 2600-2800 किलो सरसों उगा सकते हैं। DMH11 हाइब्रिड सरसों से 1 हेक्टेयर में 2626 किलो प्रति हेक्टेयर उत्पादन का दावा किया गया है। तो 200-250-400 ग्राम प्रति हेक्टेयर अगर उत्पादन बढ़ भी जाए तो क्या यह वाकई इतना बड़ा कमाल है जिसके लिए आप 14 साल रिसर्च करें, इतना पैसा खर्च करें, जिसे हम पारंपरिक खेती से सुधार नहीं सकते। हमारे सपनों के देश अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ जीएम फूड को लेकर भी एक राय नहीं है, जबकि वहां दशकों से लोग वर्षों से जीएम फूड खा रहे हैं। मक्का और सोयाबीन वगैरह जीएम वहां खाते हैं लोग। वे पिछले साल वहां बहस हुई कि पता होना चाहिए कि जीएम खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, तो लेबल लगना चाहिए। फिर इस पर बहस हुई और राज्यों में 100 से ज्यादा वहां के राज्यों में बिल पेश कर दिए गए। लेबल का विरोध करने वाले कहते थे कि जब जीएम अनाज या खाद्यान्न सुरक्षित है तो क्यों लिखें कि यह जीएम अनाज है, इससे लोग परेशान हो जाएंगे, कहीं कोई बात तो नहीं है। दशकों तक जीएम अनाज खाने के बाद अमेरिकी लोगों को पता चला कि जीएम फूड के लिए जिन कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है वो खतरनाक है। इसे हर्बिसाइड कहते हैं। जैसे खरपतवार उग जाए तो उसको साफ कर देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर रिसर्च शाखा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीएम फसलों के नीचे उगने वाले खरपतवार को खत्म करने वाले हर्बिसाइड में ग्लाइफोसेट होता है जो एक तरह से कैंसर पैदा करने वाला कार्सिनोजेन है। इसके खिलाफ देश भर में भारत में कई संगठन सरसों सत्याग्रह चला रहे हैं। सरसों सत्याग्रह स्वदेशी जागरण मंच ने 23 मई आज के ही दिन प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। कहा है कि जीएम सरसों की खेती की अनुमति मत दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। स्वदेशी जागरण मंच का कहना है कि जीएम मस्टर्ड के पक्ष में आंकड़ों की बाजीगरी की गई है। जीएम सरसों के स्वदेशी होने का दावा पूरी तरह से गलत है। 2002 में ठीक ऐसे ही उत्पाद की खेती के लिए एक कंपनी ने अनुमति मांगी थी और इसी कंपनी का ही जैसा यह उत्पाद है।
जीएम सरसों की उत्पादकता पारंपरिक सरसों से बिल्कुल ज्यादा नहीं है। बहुत सी देसी सरसों ऐसी हैं जो जीएम सरसों से ज्यादा उत्पादक हैं। स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक डॉक्टर अश्विनी महाजन ने जिस वैज्ञानिक अंदाज में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उससे लगता नहीं है कि कोई उनके दावे को गणेश जी के ट्रांसप्लांट वाले उदाहरण से इतनी आसानी से काट सकता है। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि महाजन जी ने भी अपनी तरफ से पूरे तथ्यों के साथ और वैज्ञानिकता के आधार पर चिट्ठी लिखी है। अंग्रेजी में, वैसे हिंदी में अनुवाद करने में मुझे भी दिक्कत आ रही है कई तकनीकी शब्दों को। 18 मई को मिंट अखबार से 14 साल के शोध के बाद जीएम सरसों की वैरायटी तैयार करने वाले दीपक पेंटल का एक इंटरव्यू छपा है मिंट अखबार में, जिसमें उन्होंने कहा है कि आदमी हर दिन 2 से 3 लाख प्रकार के प्रोटीन का सेवन करता है। ये हम नहीं जानते थे। सरसों में 80,000 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ये भी हम नहीं जानते थे। जीएम सरसों बर्नेस और बर्स्टार, ये 2 एक तरह से जीन है, उनसे बना हुआ है जो ऐसा प्रोटीन ही पैदा नहीं करता जिससे एलर्जी हो या टॉक्सिक यानी कोई जहरीला चीज पैदा हो जिससे आपको मतलब एसिडिटी वगैरह हो जाए। इसलिए इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जीएम टेक्नोलॉजी के खिलाफ जो झूठ फैलाया जा रहा है वो पोस्ट ट्रूथ जगत का हिस्सा, ये पेंटल साहब ने कहा है। पोस्ट ट्रूथ से हम पत्रकार लोग भी परेशान हैं, पता नहीं था वैज्ञानिक लोग भी कष्ट में हैं। वैसे जीएम फूड का विरोध पोस्ट ट्रूथ के प्रचलन में आने से कई साल पहले से हो रहा है। ट्रंप के जीतने के बाद यह शब्द प्रचलित हुआ। मतलब यह है कि सत्य पर लोगों की भावना भारी पड़ जाती है, जो भीड़ मान ले वही सत्य है। पश्चिम का तो पता नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में पोस्ट ट्रूथ के अनेक प्रसंग आपको मिल जाएंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे तो। एनीवे, पेंटल साहब का दावा है कि इस रिसर्च को लेकर जितने भी परीक्षण हुए हैं, सुरक्षा जांच हुई है, वो भारतीय पैमाने के अनुसार हुई है, सरकारी कंपनियों ने, एजेंसियों ने की है, किसी कंपनी के दबाव में नहीं हुआ है, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार का पैसा लगा है और सरकार के रेगुलेटर है। हम इसी विषय पर अपने 2 मेहमानों के साथ बात करेंगे। कविता कुरुंगटी जी हैं, आप अलायंस फॉर सस्टेनेबल होलिस्टिक एग्रीकल्चर आशा से जुड़ी हुई हैं और आपके साथ बहुत सारे संगठन हैं, उनके साथ मिलकर काम करती हैं। एनके सिंह है, निदेशक आप नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। मेरे सवाल हो सकते हैं बचकाने हों, लेकिन आप लोग अपने तथ्यों से सही करते हुए जवाब दे दीजिएगा। मुझे और हमारे सामान्य दर्शकों को ये बताइए कविता जी कि जो मैंने कहा उससे अलग ये क्यों खतरनाक है? अगर दोनों सब ठीक ही ठाक जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में मैंने पढ़ा, आपको क्यों लगता है कि ये खतरा है, इसको रोक देना चाहिए? क्योंकि वैज्ञानिक, आप साइंस पे तो जरूर भरोसा करती होंगी, ये वैज्ञानिक लोगों का शोध है, कुछ कष्ट उठाया होगा इन्होंने। अगर वैज्ञानिक तरीके से दावा कर रहे हैं तो इसके स्वागत में क्या दिक्कत है आपको? जी देखिए, ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो एक लिविंग टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब है आपने एक प्राणी का जीन्स किसी और प्राणी में फोर्सिबली, अननेचुरली, अप्राकृतिक ढंग से आपने जब डाल दिया, बहुत सारे ऐसे सबूत है साइंटिफिक स्टडीज से जो दिखाते हैं कि आपके डीएनए में काफी कुछ चेंजेस आ जाते हैं और उसका जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो एक संभावनाओं का खेल बन जाता है कि कई सारे जीन्स साइलेंट भी हो जाते हैं, नए जीन्स काम करने लगते हैं, नए प्रोटीन्स कुछ पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को जो लोग डेवलप करते हैं वो तो सिर्फ इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि उन्होंने जिस प्रोटीन के लिए और जिस नया गुण के लिए उन्होंने रिसर्च किया है वो प्रकटित हो रहा है कि नहीं, वही देखना चाहते हैं। मगर बहुत सारे ऐसे अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस है जिसका टेस्ट भी नहीं होता है। अभी इस जीएम सरसों के मामले में बीटी बैंगन के टाइम पे जितने स्टडीज हुए थे, जितने टेस्ट हुए थे वो भी नहीं हुए। और बीटी बैंगन में क्योंकि वो सारे टेस्ट हुए थे और क्योंकि वो पूरा डेटा बाहर आया था, वेबसाइट पे, रेगुलेटरी वेबसाइट पे डाला गया था और देश भर के वैज्ञानिकों ने उसका स्क्रूटिनी किया था, तब जाके पता चला कि बीटी बैंगन आखिर सेफ नहीं है, कि ये असुरक्षित है, इसकी जरूरत नहीं है और पर्यावरणीय एज वेल एज स्वास्थ्य संबंधित कई सारे इसके नकारात्मक असर होंगे। जीएम सरसों के बारे में तो किसी को कुछ जानकारी भी नहीं दी गई है, उसकी डेटा किसी के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है। अगर इनके पास विज्ञान है तो किस बात से डर रहे हैं? अच्छा,
क्या छुपा रहे हैं? ठीक, क्यों इसका मैं समझ सही गया जांच नहीं किया कविता जी, गया मेरा है? एक सवाल है। आपने प्रेडिक्टिबिलिटी की बात की, इसका मतलब शरीर पर क्या असर पड़ेगा और खेतों पर क्या असर पड़ेगा ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता, कुछ असर का पता नहीं चलता और कुछ भी नया भी असर हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शरीर का चलिए मान लेते हैं, खेतों पर क्या असर पड़ता है, क्या इस पर कोई आलोचना है? क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक गांव में जो देखते हैं वो ये जानना चाहेंगे कि उनकी मिट्टी, उनकी जमीन पर क्या ऐसा असर पड़ जाएगा जो बाकी अभी तो बीटी कॉटन की खेती करते हैं या कई तरह के कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, उनसे ही इतना सारा असर पड़ रहा है, लेकिन वो खेती तो वो कर ही रहे हैं। वो देखिए, बीटी कॉटन में तो अब साफ निकल के आया है कि बीटी कॉटन आने के बाद इस देश में कीटनाशकों का इस्तेमाल कपास के फसल में और ज्यादा हो गया है, कम नहीं हुआ है। आप जानना चाहते हैं पर्यावरण के ऊपर क्या क्या असर होगा? एक तो जिन प्राणियों को हम ये मानते हैं कि ये बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म से हमको हानि नहीं पहुंचाते हैं, हमारे खेती को या मनुष्यों को इनकी जरूरत है, जैसे मधुमक्खी है और पॉलिनेटर्स भी होते हैं, इनके ऊपर जो असर है हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है जो दिखाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बेनिफिशियल और अनइंटेंडेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर असर होता है। जिन कीड़ों को आप डिस्ट्रॉय करने के लिए निकले हैं जीएम का तकनीक लेके और जिन खरपतवार को नाश करने के लिए निकले हैं हेर्बिसाइड टॉलरेंट जेनेटिक मॉडिफिकेशन को लेके, हम आज जानते हैं कि वो सुपर वीड्स बन जाते हैं, सुपर पेस्ट बन जाते हैं, उनमें सहने की शक्ति और बढ़ जाती है और उसके बाद आपके मामूली तरीकों से वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जमीन के ऊपर, जमीन के माइक्रोबियल एक्टिविटी के ऊपर असर होगा, ये हमारे पास वैज्ञानिक तथ्य है। तो ये एविडेंस है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स उगाने से पर्यावरण के ऊपर असर होता है। बहुत सारे किसान एक फसली या दो फसली खेती करते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि जीएम सरसों उगाने के बाद हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं उसी जमीन पर, जैसे ऑर्गेनिक आलू उगा लें या ऑर्गेनिक पालक? देखिए, आप उसके बाद की भी बात मत कीजिए। अगर कोई जीएम सरसों उगा रहे हैं और बगल में कोई ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे क्योंकि जीएम का जो जीन है आके इनके फसल में घुस जाएगा, क्योंकि मधुमक्खी है, हवा है, पॉलिनेशन तो हो जाएगा। इस क्रॉस पॉलिनेशन में, इस आउट क्रॉसिंग में आपका ऑर्गेनिक जो करना चाहते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं गिने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। हमारा ऑर्गेनिक का रेगुलेशन ये कहता है, और खुद से ऑर्गेनिक किसान प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं, प्रकृति के साथ साथ करना काम, अपना कृषि करना चाहते हैं, तो ऑर्गेनिक नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिक की एक बात है, और नॉन जीएम किसान जीएम किसान बन जाएंगे क्योंकि कंटैमिनेशन हो जाएगा। तो ये जो प्रदूषण होता है, जेनेटिक कंटैमिनेशन, ये तो इनएविटेबल है। अब मैं एनके सिंह साहब के पास जाना चाहता हूं, आप ही बताएं कि जो कविता जी ने जो जितने सवाल अभी उठाए हैं उन्हीं का आप जवाब दे दीजिए। आप जी धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं कविता जी ने, और आपने भी अपनी प्रस्तावना में बहुत सारी बातें कही हैं जो कि जीएम फसलों के विरोधी लोग बार बार उसी बात को कहते हैं। उसमें पहली बात तो है, कहते हैं कि एक सेकंड मेरा बात सुन लीजिए। ज्यादातर बात मैंने वो कही है जो वेबसाइट पर कही गई है, ज्यादातर बात, और उसमें अगर आप तराजू लेके तौलेंगे तो दोनों बात बराबर है, तो इस पे समय ना बर्बाद करें। आगे बताइए सर। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मैं बता रहा हूं आपको, पहली बात कही गई कि ये प्राकृतिक नहीं है। तो मैं इसके जवाब में ये कहना चाहूंगा कि एक एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो लाखों वर्षों से जेनेटिक इंजीनियरिंग करता है। वो बैक्टीरिया है, वो मनुष्य नहीं है। वो अपना एक जीन पौधों में डालता है और अपने मतलब का पदार्थ बनाता है और उस पर ग्रो करता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की खोज प्रकृति से ही हुई है। प्रकृति में ये सब चीजें हो रही हैं। उसे बहुत ही वर्षों की शोध के बाद उनको सीखा गया कि कैसे जीन को क्लोन करते हैं और कैसे उनको ट्रांसफर करते हैं। वो प्रकृति से ही सीख करके मानव ने उसको अपने उपयोग में लाया। ठीक। और पूरे विज्ञान का यही आधार है। जब हम विज्ञान के सिद्धांतों को समझते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी के रूप में उसका उपयोग करते हैं।
तो ये कहना कि ये नेचुरल नहीं है, तो हमें प्रयत्न तो करना पड़ेगा प्रकृति से सीख करके अपने उपयोग के लिए, उसको उपयोग करने के लिए। दूसरी बातें हैं कि जो खेत खराब हो जाएगा या किसी जानवर पे बुरा असर पड़ रहा है या कंटामिनेशन हो जाएगा, सुपरवीड निकल जाएगा, ये सारी चीजें, सारे तथ्य इनमें खोज की गई हैं और ऐसा विश्व भर के वैज्ञानिकों के निष्कर्ष से निकला है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो जीएम फसलों के माध्यम से जो भी रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, वो एक रेजिस्टेंस की प्रक्रिया भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो मैनेज किया जाता है। बिना जीएम के भी वही रेजिस्टेंस पैदा होता है। ग्लाइफोसेट अगर जहर है तो ग्लाइफोसेट बाजार में खुलेआम उपलब्ध है, बिना जीएम के भी भारत में वो बिक्री हो रही है, यूज हो रहा है, तो उसके खिलाफ भी करना चाहिए। ऐसी बात, इसमें बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। ग्लाइफोसेट की जो बात की आपने, वो अलग से भी बिकता है। अगर इसमें होता है तो ये खराब है ना सर? ये कैसे मैनेज होगा, ये तो बताइए। ये WHO के कैंसर विंग ने जो कहा है, जो रिसर्च सेंटर है, उसने कहा है। देखिए, जो एक डॉक्टर सेरेलनी का एक पेपर है जिसको बार बार कोट किया जाता है, तो उस पेपर में सेरेलनी साहब ने खुद कंक्लूड किया है कि जो ग्लाइफोसेट का एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसमें उसको पेपर को रिट्रैक्ट भी किया गया था। उसका जो फार्मूलेशन है, जो एडिटिव ऐड किए जाते हैं, उस एडिटिव में कोई एक था जिसकी वजह से उन्हें इफेक्ट मिले थे। ठीक है, कविता जी आप इससे कुछ कहना चाहती हैं अभी? रवीश जी, हाँ, ठीक, इसी पॉइंट पे बस, उसके बाद उन्हीं को बोलने दीजिएगा। हाँ, एक बात ये है, अगर ये टेक्नोलॉजी अननेचुरल नहीं होता है, ये हानिकारक नहीं होता है, इस देश में एक कानून के तहत हम क्यों सेपरेट रूल्स बना के इसका रेगुलेशन करेंगे? क्यों दुनिया भर में एक प्रोटोकॉल है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, कार्टेगेना प्रोटोकॉल नाम का। अगर ये नेचुरल होता है और बाकी ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी जैसा होता है, क्या दुनिया भर के देश सब बेवकूफ है क्या कि वो साइन कर रहे हैं? कैसे इसको रेगुलेट करना चाहिए? देखिए, एनके सिंह जी इसका जवाब देता है इस बीच में। ठीक है, पॉइंट आपने मैं कहते दिया, अब एनके सिंह जी को जवाब देंगे। ठीक नहीं है, आपका प्रश्न समझ गया, जवाब भी तो समझिए प्लीज। एक सेकंड, आप जवाब सुन लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कौन सी टेक्नोलॉजी है जो रेगुलेट नहीं होती है? क्या सड़क पे ड्राइव करना रेगुलेट नहीं होता है? धान रोकते हैं सर, इधर आइए, सब खेती पे बात करते हैं। धान कैसे रोकते हैं, क्या बीज लगाते हैं, इसको आप रेगुलेट करते हैं? आलू कैसे रोकते हैं, आप इसको रेगुलेट करते हैं? आप क्यों जेनेटिक मॉडिफाइड फूड को रेगुलेट करते हैं? इसका सवाल दीजिए सर। जो सवाल खेती के संदर्भ में पूछा गया है, ट्रैफिक को भी रेगुलेट किया जाता है और गाड़ी को भी रेगुलेट किया जाता है। जी, खेती में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, हाई टेक्नोलॉजी की वजह से ही। रेगुलेट कर रहे हैं क्या? हाँ, कविता जी एक बार उनको पूरा कहने दीजिए ना बात। हाँ, बिल्कुल, रेगुलर ब्रीडिंग से भी कुछ प्रोडक्ट आए हैं जो टॉक्सिक थे, जिनको हटा लिया गया था। मैं बता रहा हूँ, जब आपकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा तेजी से वृद्धि हो रही है, किसी और सवाल पे चलेगा। जब ये टेक्नोलॉजी प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो इसको दुनिया भर में रेगुलेट करने की संस्थाएं क्यों हैं? ये इस जीएम ब्रीड के दावे में कहा गया है कि भारत की रेगुलेटरी संस्थाओं ने इसका परीक्षण किया है। जब प्राकृतिक है तो जैसे कलम इलाहाबाद में देखिए, तेंदुलकर नाम, लखनऊ वाले जो बाबा हैं, तेंदुलकर के नाम से कलमी आम बना लेते हैं, उनको कोई रेगुलेट करने जाता है? मैंने कहा कि इसका जो सिद्धांत है प्रकृति से सीखा गया है, और जो भी टेक्नोलॉजी पावरफुल टेक्नोलॉजी होगी उसको रेगुलेशन, ये सेल्फ रेगुलेशन है। पहले से जब भी प्राकृतिक और प्रकृति से सीखा जाना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। देखिए, आप जो शुरू में कह रहे थे उसी के खिलाफ बोलने लगे आप। नहीं, मैं खिलाफ नहीं बोला, आपके समझने का अंतर है। ठीक है, एक सेकंड। जैसे अगर आप बिल्कुल सब कुछ प्राकृतिक करना चाहते हैं तो इस प्रकृति में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सब प्राकृतिक है। हाँ, दवाइयाँ क्यों खाते हैं? वो ऑर्गेनिक खेती के सिद्धांत के, फिर तो ऑर्गेनिक, क्या जीएम फूड में, एक सेकंड सर, एनके सिंह जी मैं पूछता हूँ, क्या जीएम फूड प्रोडक्ट से ऑर्गेनिक खेती हो सकती है? जीएम फूड, देखिए अभी जो ऑर्गेनिक का जो रेगुलेशन है, ऑर्गेनिक खेती हो सकती है? आप जवाब सुन तो लीजिए। मैं बता रहा हूं, अभी जो ऑर्गेनिक खेत के जो स्टैंडर्ड है ऑर्गेनिक फूड के, उसमें जीएम इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए जीएम नहीं हो सकता। नहीं हो ऑर्गेनिक, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जीएम ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। मैं
इस बात को सहमत हूँ। ठीक है, लेकिन जीएम जो है केमिकल खेती नहीं है, ये नेचुरल से ज्यादा करीब है। ऑर्गेनिक नहीं है ना सर। अभी इधर देखिए, सरकार ने, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे ताकि कृत्रिम खाद्यों पे, जो खाद है उस पर निर्भरता कम और खेती को सुरक्षित रखना, इसका आंदोलन चल रहा है। पर कविता जी, मुझे एक सवाल दीजिए। अभी जो एनके सिंह, ग्लूफॉस्फेट की क्या वैज्ञानिक टर्म है, मैं भी बार बार भूल जाता हूं, जो वो एक पेपर की बात कर रहे थे कि एक ही ऐसा रिसर्च है, हाँ, तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ग्लाइफोसेट को ग्लाइफोसेट प्रोबेबल ह्यूमन कार्सिनोजन जो कहा है वो कोई फ्रेंच साइंटिस्ट ने नहीं कहा है, WHO ने कहा है। देखिए, ये हर टेक्नोलॉजी, हम केमिकल पेस्टिसाइड्स के खिलाफ भी लड़ते हैं क्योंकि ये हानिकारक है, और हम इस टेक्नोलॉजी, खेती में जो टेक्नोलॉजी अपनाया जाता है वो किसी और टेक्नोलॉजी के साथ हम तुलना ना करें, क्योंकि ये हम जिंदा रहने के लिए जो हम खाना खाते हैं वो खेती से आता है। अगर वहां पे जहरीले टेक्निक इस्तेमाल किए जाते हैं, आपका खाना ही जहरीला बन जाता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो ग्लाइफोसेट है, इसको WHO ने प्रोबेबल ह्यूमन कार्सिनोजन कहा है, किसी एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने नहीं कहा है। हम इस जीएम सरसों की चर्चा में सबसे अहम प्रश्न ये है रवीश जी, कि क्यों लाना चाहते हैं, इससे क्या फायदा आप देखते हैं? आप प्रधानमंत्री इनके पीछे है कहा जा रहा है, या जो भी है, GEAC हो, हम जानना चाहते हैं आपके पास क्या एविडेंस है इसका फायदे का, कि आप इसको लाना चाहते हैं। एक भी एविडेंस नहीं है कि ये फायदेमंद है, मगर बहुत सारा एविडेंस है कि ये नुकसानदायक है। सबसे अहम बात है, आपने शुरुआत में कहा था रवीश जी कि ये खरपतवार नाशक सहने वाला एक GMO है। इसका मतलब है किसान और ज्यादा से ज्यादा खरपतवार नाशक पेस्टिसाइड अपने फसल में इस्तेमाल करेंगे। आज के दिन पंजाब को कैंसर की राजधानी माना जा रहा है। समय थोड़ा कम है, इमेजिन, और केमिकल यूज करेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। एनके सिंह जी, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। मेरा आपसे एक सवाल है कि भारत में अगर कई अनाजों को देखें, गेहूं, धान या दलहन अभी देखिए, या सरसों में ही ये नए नए जो मिशन बनते हैं, उससे उत्पादकता बढ़ जाती है, बढ़ी है। अभी तो अनाज के बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। जब हम बिना जीएम के ये हासिल कर ही रहे हैं, तो जीएम से हम इतना क्या हासिल करने वाले हैं जिसको लेके हम इतनी ऊर्जा इसमें लगा रहे हैं? क्या किसी कंपनी के लिए या सचमुच नागरिकों का इसमें कोई फायदा होने वाला है सर? बिल्कुल, देखिए, बीटी कॉटन एक उदाहरण है जिसमें सभी नागरिकों का फायदा हुआ है। कितने किसान मर गए सर बीटी कॉटन उगाने वाले? हाँ, अरे भाई साहब, आप क्यों गलत कोरिलेशन बता रहे हैं? बीटी कॉटन की वजह से किसान मरे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन आप सिद्ध नहीं कर सकते कि बीटी कॉटन की वजह से की है। अच्छा। इसके बहुत ही कॉम्प्लेक्स रीजन है, और इसको एसोसिएट करना, लोगों को डराना कि जीएम तो आपको लगता है हुआ है, जबकि मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। डराना मेरा मकसद नहीं होता है। आप मुझे ये बताइए कि इसकी उत्पादकता, अभी जब हम उत्पादन इतना बढ़ा ले रहे हैं, अभी हमारे पास अनाज खरीदने के लिए स्टोर नहीं है, तो फिर ये जीएम क्या इतना ज्यादा उगा देगा जिसकी वजह से हम इसमें इतना निवेश कर रहे हैं? देखिए, जीएम एक ऑप्शन है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप केवल जीएम से ही कीजिए, आप ऑर्गेनिक भी कीजिए, जीएम भी कीजिए, ट्रेडिशनल भी कीजिए। जहां पर ये ऑप्शन है, सिलेक्टेड केस बाय केस बेसिस पे इसको यूज करना चाहिए। लोगों को डराया मत। क्यों ये ऑप्शन है? क्या हमारे सरसों के वैरायटी में इतना दम नहीं है जिससे हम वो उत्पादकता हासिल नहीं कर सकते? जी, देखिए, बिना विज्ञान और टेक्नोलॉजी के हमारा सामाजिक विकास बहुत ही पीछे रह जाएगा। हम विज्ञान की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। जैसे कि आप स्पेस में गए हैं, न्यूक्लियर में गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी जो है ये फ्यूचर में यही प्रोवाइड करेगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जिस कदर बढ़ रही है और जिस तरह से रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, इसकी संभावनाएं प्रबल है, और हम पूरी तरह से मल्टीनेशनल पे डिपेंड हो जाएंगे। अगर ये रिसर्च बंद हो गया, आज कोई भी विद्यार्थी, कविता जी, हमारे पास 1 मिनट है, ये पॉइंट में दम हो सकता है। क्या आप बता सकती हैं कि चीन, जिसकी आबादी हमसे ज्यादा ही है, क्या वहां पर जीएम फूड को इतना लेके उतनी उत्सुकता है? चीन में जीएम पपीता खाया जा रहा है रोज। हमारे यहाँ बीटी कॉटन के बाद इतना विरोध हुआ कि सब कुछ बंद कर दिया, रिसर्च भी बंद हो जा रही है।
डॉक्टर सिंह और रवीश जी, इस देश की आबादी के बढ़ने की गति कम हो रही है। इनफैक्ट द डिक्लाइन इज इंक्रीजिंग एट ए फास्टर पेस। तो पुरानी वाली पॉपुलेशन वाला थियरीज मत बोलिए। और हमारा पॉलिसी खुद कहता है अब प्रोडक्शन का चक्कर में नहीं फंसना है, हमको किसानों के वेल बीइंग की तरफ जाना चाहिए। ये इस देश का किसानों की नीति कहता है, 2007 में बनाया गया है। आबादी वाला पुरानी कहानी हमको मत सुनाइए। दूसरी बात है, हमारे एग्जिस्टिंग सीड वेराइटी से रवीश जी मुझे नहीं पता सोचती है। देखिए ये सवाल का जवाब है, क्या वैज्ञानिक देश के दुश्मन किसान हैं? जब नहीं है 5,000 ICR के वैज्ञानिक और 10,000 नहीं, बिल्कुल अब देश ला दिया तो बिल्कुल कोई दुश्मन नहीं। हम तो नहीं सोच रहे हैं, हमको नहीं पता। नहीं, मैं तो बिल्कुल दुश्मन नहीं हूँ। मैं किसानों के साथ काम करती हूँ, उनके लिए काम करती हूँ। मेरे सभी लोगों को पता है। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं किसान की फैमिली से आता हूँ। जब किसान उत्पादन बढ़ाते हैं उनको मार्केट सपोर्ट मिलता है क्या? किसान आज के दिन सरसों के किसान भी, तिलहन के किसान यही मांग रहे हैं कि आप इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाइए, तो आप अच्छा दाम दीजिए। मेरे पास एक छोटा सा कागज है रवीश जी, जो दिखाता है कि वही वाले सरसों किस्मों से जो हमारे पास आज के दिन है, जो नॉन GM है, हम अगर सिस्टम ऑफ मस्टर्ड इंटेंसिफिकेशन नाम का एक नया तरीका है। विज्ञान एक तरीका का नहीं होता है। तो ज्यादा उगा सकते हैं। NK सिंह जी ये नहीं कह सकते हैं कि जेनेटिक्स ही। तो SMI के सिस्टम से 4,693 किलो पर हेक्टेयर मध्य प्रदेश सरकार का आंकड़ा दिखा रहा है। GM को एक विकल्प मान रहे हैं, ये अच्छी बात है। एक सेकंड, अब थोड़ा रोकना पड़ेगा। आप लेवलिंग भी कर लीजिए। रुपये थे, अब मुझ पे भी थोड़ी रहम कर लीजिए। हम कहाँ कल देखिए कश्मीर में लगे रहते हैं, कभी पटना में लगे रहते हैं, अब अचानक GM पे आ गए हैं। कल तो मानहानि में लगा हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जिसमें आप लोगों ने हमारे दर्शकों के सामने आके दो पक्ष रखा GM फूड के बारे में। खुद ही NK सिंह कह रहे हैं कि ये एक विकल्प है, मतलब यही एक समाधान है। ऐसा तो नहीं कह रहे हैं, कई एक सारा विकल्प है, लेकिन हमें जाना तो चाहिए। जो समझदारी का रास्ता यही है कि जिसमें किसी का विवाद नहीं है और आप भी खरीद के खाते हैं कि वो ऑर्गेनिक फूड है। नहीं भी होता तो ऑर्गेनिक के नाम पे खा लेते हैं। तो GM की क्या जरूरत है? तो बहस होनी चाहिए अलग अलग तथ्यों को लेकर। हमारा मकसद कोई डराना वराना नहीं है। डराने का काम लोग करते हैं वैसे हमारे इस देश में। 4-4 लोगों को पुलिस के सामने खींच के मार देते हैं। दरअसल वो डराना है। ब्रेक के बाद उसके बारे में बात करेंगे। सहारनपुर में मायावती के पहुंचने के पहले और लौटने के बाद हिंसा हुई है। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है और 7 लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरें बता रही हैं कि मारपीट जबरदस्त हुई है। भीड़ की ताकत से ही सब फैसला होने लगेगा तो हम कहां जाकर रुकेंगे? कहीं तो ठहरना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। झारखंड में पुलिस के सामने भीड़ लोगों को मारती रही। गौतम की दादी तो रोती रही कि जब एक बूढ़ी औरत को इतना मार लिया है, पीट लिया है, तब तो उसको पोते को छोड़ दो, लेकिन भीड़ ने गौतम को मार दिया। सोचिए, पुलिस मौजूद हो और भीड़ हत्या को अंजाम देती रही। इसके बारे में सोचिए। और ये रिपोर्ट मनीष और हरबंस, हमारे 2 सहयोगियों की ये लंबी रिपोर्ट देखिए। हमारा वाइफ बोल रहा है, बेटा इतना मार मारा है, अब हमारा पोता कर छोड़ दे बाप, अब मत मारो, गलती जितना किया हम भोग रहे हैं, अब छोड़ दो। ये बहुत दुनिया अत्याचार करा, इतना बड़ा पत्थर उठा के मार दिया माथा में। 18 मई की शाम 7:30 बजे जमशेदपुर के करीब बागपेड़ा में बच्चा चोरी की अफवाह से गुस्साई भीड़ की करतूत। दो सगे भाइयों विकास और गौतम और उनके दोस्त गंगेश की पीट पीट कर हत्या। तीसरा भाई उत्तम किसी तरह भीड़ के हाथों से बचकर निकल गया। उसने बताया कि भीड़ ने पहले पहचान के लिए ID प्रूफ मंगाया। भाई साथ में दादी को भी लेकर आ गया। माँ रहेगी तो मतलब समझ में आया कि चलो ठीक है, आदमी जेन्युइन है, मतलब ऐसा। पहुंचने के बाद उन लोग कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं था, समझे ना। और जीप
जीप गाड़ी मतलब उसी बीच मतलब पहुंच गई। तो पुलिस वैन आई तो बोला भाई बच्चा चोर है तो मतलब चलिए भाई तो तुम लोग थाना ले जाना है। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, हम लोग भाई देख हम लोग बाल बच्चादार आदमी है, हम लोग छोड़ दो, हम लोग कोई गलत आदमी। विकास और कहता है गौतम और गंगेश झटका में चढ़ गया, उसके बीच वो लोग बोल्डर फेंक के मतलब पूरा करता है गाड़ी में मारने लगे। एक बोल्डर में मतलब पूरा मतलब सब पुलिस है या नहीं? पुलिस थी, वहाँ पुलिस एक बार बोली कहता है एक बच्चा चोर है तो मारो। उत्तम वर्मा के मुताबिक पुलिस समय पर तो पहुंच गई थी, लेकिन उसने भी भीड़ को उकसाने का ही काम किया। पुलिस वाला कोई कुछ नहीं किया सर, मतलब आंख का सामने मतलब रहते हुए मारते हुए देखते रह गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि गौतम के हाथ, पैर, छाती, पीठ मिलाकर कुल 17 जगह हड्डियां टूटी मिली। विकास के शरीर में 13 जगह हड्डियां टूटी पाई गईं। पोतों की मौत से दादा गुरु प्रसाद वर्मा टूट गए हैं। सरकार की तरफ से मुआवजे को उन्होंने ठुकरा दिया है। 26 बरस का लड़का था सर। ये घटना गुरुवार शाम की है। बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर पुलिस प्रशासन तब भी सोया रहा जब ऐसी ही एक घटना उसी दिन सुबह सरायकेला जिले के शोभापुर गांव में हो चुकी थी। वहां सरेआम 4 लोगों की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। दंगाइयों ने उस कार को भी जला दिया जिसमें बैठकर ये चारों लोग अपने एक रिश्तेदार मुर्तजा के घर आए थे। 150-200 आदमी का जो भीड़ आया, उन्होंने हमसे पूछा कि भाई ये गाड़ी किसका है। मैं बोला मेरा साड़ू का है। बोलता नहीं ये बच्चा चोर का गाड़ी है। मैं बोला नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, कोई बच्चा चोर नहीं है, ये सब हमारा भाई रिश्तेदार है, हल्दी पोखर के हैं। नहीं बोलता और आप जो है कि ये उनको हम लोग को सौंप दो। तो मैं बोला ऐसा नहीं होगा। लोग बोला अच्छा ठीक है हम लोग बाद में आएंगे। आधा घंटा का बाद दूसरा समूह आया जिसमें से हजारों का भीड़ था सर, करीब 2 से 3 हजार आदमी था। पूरा बस्ती एकदम पैक हो गया और उन लोगों ने हमें यहाँ से पीटते हुए घसीटते हुए हमारा घर ले आया। उसी दरमियान में डर से सर वो चारों घर से निकल करके भागने लगा, जिसमें हमारा सामने एक आदमी को पीट करके मार दिया। 3 आदमी भाग रहा था जिसके जंगल को और पकड़ करके मार दिया गया। मुर्तजा के मुताबिक थाना प्रभारी ने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उन्हें और उनके 4 साथियों को पीट कर भगा दिया। अतिरिक्त पुलिस बल आने में काफी देर हो गई। सूचना के 3 घंटे बाद तक वो नहीं पहुंची। समय पे आ जाने से 8, साढ़े 8 बजे 9 बजे तक भी अगर जवान आ जाते सर तो जान बच जाता है। हमने 3 घंटा तक घर से बाहर नहीं निकाला था। इस घटना में मुर्तजा का घर भी तोड़ा गया। उनके घर का सामान निकालकर यहां जला दिया गया। अखबारों में ये खबर सुर्खियों में है और 5 दिन बाद भी गांव के लोगों के दिल से दहशत गई नहीं है। यहां तक कि वो अपने काम के सिलसिले में भी गांव से बाहर निकलने में डर रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई का दावा किया है। राजनगर और बागबेड़ा में जो घटनाएं घटी है, इस पे एफआईआर दर्ज हो गया है, लोगों को चिन्हित किया गया है, 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज तक कोई बच्चे की चोरी की कहीं कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। एक गलत अफवाह पर ये इस तरह की घटना घटी है। लोगों को उत्तेजना में आकर के बिना सोचे समझे लोगों ने घटना किया है। वैसे बच्चा चोरी को लेकर सोशल मीडिया में फैली अफवाहों और उससे जुड़ी घटनाओं के मामले में झारखंड का पुलिस प्रशासन कटघरे में है। व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें काफी पहले से चल रही थीं। इन्हीं अफवाहों के चक्कर में 12 और 13 मई को जादूगोड़ा और आसनबोनी इलाकों में भी 2 लोगों की हत्या हो गई थी, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। अब जब वो अफवाहें फैलाने वालों पर सख्ती की बात कर रहा है, तब तक काफी नुकसान हो चुका है। जमशेदपुर और सरायकेला से हरिवंश के साथ मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आमतौर पर कार्यरत मेजर अपनी कार्रवाई की सफाई मीडिया में नहीं देते हैं। ऐसा कम ही हुआ होगा या कभी नहीं हुआ होगा। जिन मेजर गोगोई को जीप पर फारूक अहमद डार को बिठाने के लिए सेनाध्यक्ष ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, उन्हें मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखने की जरूरत क्यों पड़ी होगी?
सरकार और सेना साफ साफ संकेत देना चाहते हैं कि सेना का मनोबल किसी भी हालत में गिरने नहीं दिया जाए, चाहे जितनी भी आलोचना हो, कोई लाग लपेट नहीं होगी। जब यही बात थी तो भी मेजर गोगोई को मीडिया के सामने क्यों आना पड़ा? क्या इस संदेश के पीछे कोई बड़ी चुनौती इंतजार कर रही है या कुछ और बदल रहा है जिस पर हमारी नजर नहीं जा रही है? बहरहाल मेजर गोगोई का पक्ष सुनिए और यह रिपोर्ट देखिए कि 9 और 10 मई को भारतीय सेना ने नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया है, जहां से आतंकी घुसपैठ हुआ करती थी। इसका वीडियो जारी किया गया है। पाकिस्तान ने ऐसे किसी भी हमले से इनकार किया है। सुबह 9:15 पे 2 तस्वीरें लेकिन एक ही संदेश। आतंकवाद बर्दाश्त नहीं और भारत सख्त कार्रवाई करेगा। मंगलवार दोपहर सेना ने पहले ये तस्वीर जारी की। 11 गोले दागकर पाकिस्तान की एक चौकी और बंकर को तबाह करने की तस्वीर। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में 9 और 10 मई को यह कार्रवाई की गई। हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। धन्यवाद। सेना का तर्क है कि उन्हीं पोस्ट को निशाना बनाया गया जहां से आतंकियों को मदद मिलती है। हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम यह यकीन करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को बंद करें और ऐसा करने के लिए हम एलसी को समय समय पर डोमिनेट करते रहते हैं। इस दौरान इस इलाके और पोस्ट जो आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान इनकार कर चुका था कि उसकी किसी पोस्ट को भारतीय सेना ने निशाना बनाया है। तो उन्होंने मुझे ये बताया लगभग शाम होते होते एक और तस्वीर सामने आई। जम्मू कश्मीर में तैनात सेना की राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर लितुल गोगोई खुद प्रेस से मुखातिब हुए। मेजर गोगोई ने 9 अप्रैल को बडगाम में विधानसभा चुनाव के बाद एक शख्स फारूक अहमद डार को जीप के आगे बिठाकर ले जाने का तर्क समझाने की कोशिश की। बताया कि आईटीबीपी और पोलिंग टीम को मतदान केंद्र पर ही भीड़ ने घेर लिया था। उनका आपात संदेश आया तो सेना की टुकड़ी पहुंची। भीड़ पत्थरबाजी कर रही थी और पेट्रोल बम फेंक रही थी। ऐसे में हमने भीड़ की अगुवाई करते दिखे एक आदमी को पकड़ा और वहां से सुरक्षित निकलने के लिए उसे जीप के आगे बांधकर बिठा दिया। इसके बाद पत्थरबाजी रुक गई और पोलिंग टीम सुरक्षित बाहर निकल पाई। मैंने सामने देखा 30-40 मीटर पे एक बंदा खड़ा था और जो पूरा भीड़ को इंस्टिगेट कर रहा था और वो ऊपर से एंटी इंडियन स्लोगन्स भी बोल रहा था। तो हमने और मेरे पार्टी को मैंने आदेश दिया कि इसी बंदे को पकड़ लेते जो कि एक रिंग लीडर होने का अंदाजा है। डिस्पाइट हमें बहुत सारे पथराव का सामना करना पड़ा जिसमें मुझे और मेरे बंदों को भी चोट लगा, बट फिर भी हमने उस बंदे को पकड़ा, तो जिसका नाम फारूक अहमद डार था। वहां पे मुझे एक आईटीबीपी का माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल मिला। उनके सहारे हम आगे की तरफ बढ़े और पोलिंग स्टेशन पहुंचे। वहां पे मैंने लगभग 4 सिविल स्टाफ, एक पुलिस कांस्टेबल जेकेपी का और 7 आईटीबीपी को बचाया और उनको मैंने वहां से सुरक्षित निकाल के लाया। इसी दौरान मेरा माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल कीचड़ में फंस चुका था, तो ये देखते हुए हालात और भी बिगड़ चुका था और वहां पे अनाउंसमेंट भी हुआ मस्जिद में कि अभी उसके बाद भीड़ और भी इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो इसको देखते हुए मैंने अपनी टीम को बताया कि इस गाड़ी को यहाँ से तुरंत निकाला जाए, नहीं तो हालात काबू करना मुश्किल होगा। इसी दौरान मेरे कुछ बंदों ने ये भी बताया मुझे कि सर हम फायर खोलते हैं वरना आज हमें बच के निकालना मुश्किल हो सकता है। फिर भी मैंने इस चीज को काबू में रखा कि ताकि फायर ना खोले। फायर खोलते तो शायद कुछ हादसा ज्यादा हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी था और लड़कियां भी था, वुमेन्स भी था, तो मेरी अनाउंसमेंट का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो इसी दौरान मेरा दिमाग पे ये ख्याल आया कि इसको मैं बांध देता हूँ गाड़ी में ताकि शायद भीड़ हट सके। तो मैंने अपने ट्रूप्स को बताया कि इसको आगे में बैठा के बांध दो ताकि हम यहाँ पे निकालने का शायद रास्ता मिल सके। तो इसी दौरान जैसे हमने उसको बैठाया तो भीड़ थोड़ा डिस्पर्स होना शुरू हो गया और सडनली रुक गया पत्थर फेंकना। तो सही सलामत मैंने इन 4 सिविल पोलिंग स्टाफ वाले को
एक जेकेपी पुलिस कांस्टेबल को और 60 लोगों को मैंने बसा के सही सलामत मैंने गुंडीपुरा तक पहुंचा दिया। जीप पर युवक को बांधकर ले जाने की घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अभी चल ही रही है। इसी बीच सोमवार को मेजर गोगोई को थल सेना अध्यक्ष के प्रशस्ति पत्र से नवाजने की खबर आई और अगले ही दिन मेजर गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साफ है 29 सितंबर को आतंकियों के कई ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद से आतंकवाद को लेकर जो सख्त और साफ रुख सरकार ने अपनाया है, ये दोनों तस्वीरें उसी की अगली कड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। किया है, इससे भारत सरकार की संस्थाओं ने ही आर्थिक सहयोग दिया है। दावा है कि जीएम सरसों से 30-35% तक उत्पादकता बढ़ जाएगी। सरसों तेल का आयात कम हो जाएगा। आलोचक कहते हैं कि जीएम मस्टर्ड की उत्पादकता का परीक्षण सरसों की जिस वैरायटी के तुलना में किया गया है वो सही नहीं है। RH749 किस्म से 1 हेक्टेयर में आप 2600-2800 किलो सरसों उगा सकते हैं। DMH11 हाइब्रिड सरसों से 1 हेक्टेयर में 2626 किलो प्रति हेक्टेयर उत्पादन का दावा किया गया है। तो 200-250-400 ग्राम प्रति हेक्टेयर अगर उत्पादन बढ़ भी जाए तो क्या ये वाकई इतना बड़ा कमाल है जिसके लिए आप 14 साल रिसर्च करें, इतना पैसा खर्च करें, जिसे हम पारंपरिक खेती से सुधार नहीं सकते। हमारे सपनों के देश अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ जीएम फूड को लेकर भी एक राय नहीं है, जबकि वहां दशकों से लोग वर्षों से जीएम फूड खा रहे हैं। मक्का और सोयाबीन वगैरह जीएम वहां खाते हैं लोग। वे पिछले साल वहां बहस हुई कि पता होना चाहिए कि जीएम खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, तो लेबल लगना चाहिए। फिर इस पर बहस हुई और राज्यों में 100 से ज्यादा वहां के राज्यों में बिल पेश कर दिए गए। लेबल का विरोध करने वाले कहते थे कि जब जीएम अनाज या खाद्यान्न सुरक्षित है तो क्यों लिखें कि यह जीएम अनाज है, इससे लोग परेशान हो जाएंगे, कहीं कोई बात तो नहीं है। दशकों तक जीएम अनाज खाने के बाद अमेरिकी लोगों को पता चला कि जीएम फूड के लिए जिन कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है वो खतरनाक है। इसे हर्बिसाइड कहते हैं। जैसे खरपतवार उग जाए तो उसको साफ कर देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर रिसर्च शाखा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीएम फसलों के नीचे उगने वाले खरपतवार को खत्म करने वाले हर्बिसाइड में ग्लाइफोसेट होता है, जो एक तरह से कैंसर पैदा करने वाला कार्सिनोजेन है। इसके खिलाफ देश भर में भारत में कई संगठन सरसों सत्याग्रह चला रहे हैं। सरसों सत्याग्रह स्वदेशी जागरण मंच ने 23 मई आज के ही दिन प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। कहा है कि जीएम सरसों की खेती की अनुमति मत दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। स्वदेशी जागरण मंच का कहना है कि जीएम मस्टर्ड के पक्ष में आंकड़ों की बाजीगरी की गई है। जीएम सरसों के स्वदेशी होने का दावा पूरी तरह से गलत है। 2002 में ठीक ऐसे ही उत्पाद की खेती के लिए एक कंपनी ने अनुमति मांगी थी और इसी कंपनी का ही जैसा ये उत्पाद है। जीएम सरसों की उत्पादकता पारंपरिक सरसों से बिल्कुल ज्यादा नहीं है। बहुत सी देसी सरसों ऐसी हैं जो जीएम सरसों से ज्यादा उत्पादक हैं। स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक डॉक्टर अश्विनी महाजन ने जिस वैज्ञानिक अंदाज में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उससे लगता नहीं है कि कोई उनके दावे को गणेश जी के ट्रांसप्लांट वाले उदाहरण से इतनी आसानी से काट सकता है। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि महाजन जी ने भी अपनी तरफ से पूरे तथ्यों के साथ और वैज्ञानिकता के आधार पर चिट्ठी लिखी है। अंग्रेजी में, वैसे हिंदी में अनुवाद करने में मुझे भी दिक्कत आ रही है कई तकनीकी शब्दों को। 18 मई को मिंट अखबार से 14 साल के शोध के बाद जीएम सरसों की वैरायटी तैयार करने वाले दीपक पेंटल का एक इंटरव्यू छपा है मिंट अखबार में, जिसमें उन्होंने कहा है कि आदमी हर दिन 2 से 3 लाख प्रकार के प्रोटीन का सेवन करता है। ये हम नहीं जानते थे। सरसों में 80,000 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ये भी हम नहीं जानते थे। जीएम सरसों बर्नेस और बर्थस्टार, ये 2 एक तरह से जीन है, उनसे बना हुआ है जो ऐसा प्रोटीन ही पैदा नहीं करता जिससे एलर्जी हो या टॉक्सिक यानी कोई जहरीला चीज पैदा हो जिससे आपको मतलब एसिडिटी वगैरह हो जाए। इसलिए इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जीएम टेक्नोलॉजी के खिलाफ जो झूठ फैलाया जा रहा है वो पोस्ट ट्रूथ जगत का हिस्सा, ये पेंटल साहब ने कहा है। पोस्ट ट्रूथ से हम पत्रकार लोग भी परेशान हैं, पता नहीं था वैज्ञानिक लोग भी कष्ट में हैं। वैसे जीएम फूड का विरोध पोस्ट ट्रूथ के प्रचलन में आने से कई साल पहले से हो रहा है। ट्रंप के जीतने के बाद यह शब्द प्रचलित हुआ। मतलब यह है कि सत्य पर लोगों की भावना भारी पड़ जाती है, जो भीड़ मान ले वही सत्य है। पश्चिम का तो पता नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में पोस्ट ट्रूथ के अनेक प्रसंग आपको मिल जाएंगे पढ़ने का प्रयास करेंगे तो। एनीवे, पेंटल साहब का दावा है कि इस रिसर्च को लेकर जितने भी परीक्षण हुए हैं, सुरक्षा जांच हुई है, वो भारतीय पैमाने के अनुसार हुई है, सरकारी कंपनियों ने, एजेंसियों ने की है, किसी कंपनी के दबाव में नहीं हुआ है, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार का पैसा लगा है और सरकार के रेगुलेटर है। हम इसी विषय पर अपने 2 मेहमानों के साथ बात करेंगे। कविता
कुरुंगटी जी हैं, आप अलायंस फॉर सस्टेनेबल होलिस्टिक एग्रीकल्चर आशा से जुड़ी हुई हैं और आपके साथ बहुत सारे संगठन हैं, उनके साथ मिलकर काम करती हैं। एनके सिंह है, निदेशक आप नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। मेरे सवाल हो सकते हैं बचकाने हों, लेकिन आप लोग अपने तथ्यों से सही करते हुए जवाब दे दीजिएगा। मुझे और हमारे सामान्य दर्शकों को ये बताइए कविता जी कि जो मैंने कहा उससे अलग ये क्यों खतरनाक है? अगर दोनों सब ठीक ही ठाक जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में मैंने पढ़ा, आपको क्यों लगता है कि ये खतरा है, इसको रोक देना चाहिए? क्योंकि वैज्ञानिक, आप साइंस पे तो जरूर भरोसा करती होंगी, ये वैज्ञानिक लोगों का शोध है, कुछ कष्ट उठाया होगा इन्होंने। अगर वैज्ञानिक तरीके से दावा कर रहे हैं तो इसके स्वागत में क्या दिक्कत है आपको? जी देखिए, ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो एक लिविंग टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब है आपने एक प्राणी का जीन्स किसी और प्राणी में फोर्सिबली, अननेचुरली, अप्राकृतिक ढंग से आपने जब डाल दिया, बहुत सारे ऐसे सबूत है साइंटिफिक स्टडीज से जो दिखाते हैं कि आपके डीएनए में काफी कुछ चेंजेस आ जाते हैं और उसका जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो एक संभावनाओं का खेल बन जाता है कि कई सारे जीन्स साइलेंट भी हो जाते हैं, नए जीन्स काम करने लगते हैं, नए प्रोटीन्स कुछ पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को जो लोग डेवलप करते हैं वो तो सिर्फ इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि उन्होंने जिस प्रोटीन के लिए और जिस नया गुण के लिए उन्होंने रिसर्च किया है वो प्रकटित हो रहा है कि नहीं, वही देखना चाहते हैं। मगर बहुत सारे ऐसे अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस है जिसका टेस्ट भी नहीं होता है। अभी इस जीएम सरसों के मामले में बीटी बैंगन के टाइम पे जितने स्टडीज हुए थे, जितने टेस्ट हुए थे वो भी नहीं हुए। और बीटी बैंगन में क्योंकि वो सारे टेस्ट हुए थे और क्योंकि वो पूरा डेटा बाहर आया था, वेबसाइट पे, रेगुलेटरी वेबसाइट पे डाला गया था और देश भर के वैज्ञानिकों ने उसका स्क्रूटिनी किया था, तब जाके पता चला कि बीटी बैंगन आखिर सेफ नहीं है, कि ये असुरक्षित है, इसकी जरूरत नहीं है और पर्यावरणीय एज वेल एज स्वास्थ्य संबंधित कई सारे इसके नकारात्मक असर होंगे। जीएम सरसों के बारे में तो किसी को कुछ जानकारी भी नहीं दी गई है, उसकी डेटा किसी के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है। अगर इनके पास विज्ञान है तो किस बात से डर रहे हैं? अच्छा, क्या छुपा रहे हैं? क्यों इसका सही जांच नहीं किया? कविता जी, मेरा एक सवाल है, आपने अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात की, इसका मतलब शरीर पर क्या असर पड़ेगा और खेतों पर क्या असर पड़ेगा ठीक नहीं बताया जा सकता, कुछ असर का पता नहीं चलता और कुछ भी नया भी असर हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शरीर का, चलिए मान लेते हैं, खेतों पर क्या असर पड़ता है, क्या इस पर कोई आलोचना है? क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक गांव में जो देखते हैं वो ये जानना चाहेंगे कि उनकी मिट्टी, उनकी जमीन पर क्या ऐसा असर पड़ जाएगा जो बाकी अभी तो बीटी कॉटन की खेती करते हैं या कई तरह के कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, उनसे ही इतना सारा असर पड़ रहा है, लेकिन वो खेती तो वो कर ही रहे हैं। वो देखिए, बीटी कॉटन में तो अब साफ निकल के आया है कि बीटी कॉटन आने के बाद इस देश में कीटनाशकों का इस्तेमाल कपास के फसल में और ज्यादा हो गया है, कम नहीं हुआ है। आप जानना चाहते हैं पर्यावरण के ऊपर क्या क्या असर होगा? एक तो जिन प्राणियों को हम ये मानते हैं कि ये बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स है, हमको हानि नहीं पहुंचाते हैं, हमारे खेती को या मनुष्यों को इनकी जरूरत है, जैसे मधुमक्खी है और पॉलिनेटर्स भी होते हैं, इनके ऊपर जो असर है, हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है जो दिखाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बेनिफिशियल और अनइंटेंडेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर असर होता है। जिन कीड़ों को आप डिस्ट्रॉय करने के लिए निकले हैं जीएम का तकनीक लेके और जिन खरपतवार को नाश करने के लिए निकले हैं हेर्बिसाइड टॉलरेंट जेनेटिक मॉडिफिकेशन को लेके, हम आज जानते हैं कि वो सुपर वीड्स बन जाते हैं, सुपर पेस्ट बन जाते हैं, उनमें सहने की शक्ति और बढ़ जाती है और उसके बाद आपके मामूली तरीकों से वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जमीन के ऊपर, जमीन के माइक्रोबियल एक्टिविटी के ऊपर असर होगा, ये हमारे पास वैज्ञानिक तथ्य है। तो ये एविडेंस है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म उगाने से पर्यावरण के ऊपर असर होता है।
बहुत सारे किसान एक फसली या दो फसली खेती करते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि जीएम सरसों उगाने के बाद हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं उसी जमीन पर? जैसे ऑर्गेनिक आलू उगा लें या ऑर्गेनिक पालक। देखिए आप उसके बाद की भी बात मत कीजिए। अगर कोई जीएम सरसों उगा रहे हैं और बगल में कोई ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीएम का जो जीन है आके इनके फसल में घुस जाएगा, क्योंकि मधुमक्खी है, हवा है, पॉलिनेशन तो हो जाएगा। इस क्रॉस पॉलिनेशन में, इस आउट क्रॉसिंग में आपका ऑर्गेनिक जो करना चाहते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं गिने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। हमारा ऑर्गेनिक का रेगुलेशन ये कहता है, और खुद से ऑर्गेनिक किसान प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं, प्रकृति के साथ साथ करना काम, अपना कृषि करना चाहते हैं, तो ऑर्गेनिक नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिक की एक बात है, और नॉन जीएम किसान जीएम किसान बन जाएंगे, क्योंकि कंटामिनेशन हो जाएगा। तो ये जो प्रदूषण होता है, जेनेटिक कंटामिनेशन, ये तो इनएविटेबल है। अब मैं एनके सिंह साहब के पास जाना चाहता हूं। आप ही बताएं कि जो कविता जी ने जो जितने सवाल अभी उठाए हैं उन्हीं का आप जवाब दे दीजिए। आप जी धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं कविता जी ने, और आपने भी अपनी प्रस्तावना में बहुत सारी बातें कही हैं जो कि जीएम फसलों के विरोधी लोग बार बार उसी बात को कहते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हजारों साल से प्राकृतिक सरसों हमारे भरोसे का साथी रहा है। प्राकृतिक सरसों इसलिए कहा क्योंकि अब एक नया सरसों आ सकता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड कहते हैं। हिंदी में जीएम सरसों कह सकते हैं, जनरल मैनेजर नहीं। भारत में इससे पहले बीटी बैगन लाने का प्रयास हुआ, मगर 2010 में रोक लग गया। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई चल रही है। जीएम फूड को लेकर मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC ने पर्यावरण मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीएम मस्टर्ड की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी जा सकती है, सुरक्षित है। पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर जीएम फूड को लेकर सवाल जवाब छापे गए हैं, जिसे अंग्रेजी में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहते हैं, FAQ। इसमें कहा गया है कि अलग अलग जीएम अलग अलग जीन से बनाए जाते हैं, इसलिए हर जीएम फूड का परीक्षण का नतीजा एक दूसरे से अलग हो सकता है। संभव नहीं है कि सारे जीएम फूड के बारे में एक तरह का जवाब दे दिया जाए कि ये सुरक्षित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जीएम फूड उपलब्ध है और इससे स्वास्थ्य को कोई खास खतरा नहीं है। जिन देशों में अनुमति है वहां इस्तेमाल करने वाले लोगों में किसी प्रकार की खराबी के कोई संकेत नहीं मिले हैं। ये सब जवाब है जो मैं पढ़ रहा हूं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, मोटा मोटी ये समझिए कि इसमें दो किस्मों के जीन को मिलाकर एक ऐसा बीज बनाया गया है जिसे कीड़े बर्बाद ना कर सकें, किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर कहा गया है कि जीएम फूड खाने से मानव शरीर या जानवर शरीर में ट्रांसजीन के प्रवेश के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। जीएम फूड का बढ़ा हुआ प्रोटीन शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जीएम मस्टर्ड सरसों के बीज पारंपरिक सरसों के बीज की तरह ही सुरक्षित है। जीएम मस्टर्ड से बना तेल, दवा, औषधि वैसे ही सुरक्षित है जैसे पारंपरिक सरसों से बना तेल या दवा, बल्कि स्वाद से लेकर औषधीय गुणों तक में कोई अंतर नहीं होता। जीएम मस्टर्ड सरसों की पारंपरिक वैरायटी वरुणा और RL 1359 के जैसा ही पोषक होता है। जिस तरह से मंत्रालय की वेबसाइट पर सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं, उससे यही लगता है कि जीएम फूड से सुरक्षित और सर्वगुण संपन्न खाद्य पदार्थ दुनिया में दूसरा नहीं है। मंत्रालय की साइट पर हर सवाल मामूली लगते हैं। गाय भैंस जीएम सरसों की खली खा ले, दूध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मधुमक्खियां जीएम सरसों के फूलों के रस चूस लें, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जीएम मस्टर्ड DMH1 DMH11 का हाइब्रिड रूप है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स ने विकसित